जेविश लोगों की बात करें तो इनकी हिस्ट्री चाहे एंशियंट टाइम में बात करें या फिर मेडिवल टाइम में बात करें या फिर करें मॉडर्न टाइम में बात, इनकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। आप विश्वास नहीं करें इंडिया को और पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। एब्सोल्यूट गोल ये है कि इस दुनिया के सारे रिलीजन्स को खत्म करके एक टिरानिकल गवर्नमेंट की स्थापना करना, कि एक अत्याचारी शासन स्थापित करना है। डेविल वर्शिपर्स यानी कि ये एविल क्रिएचर्स की पूजा करते देवताओं का नाम निकल के आता है एंशियंट टाइम से, जिनको ये पूजते हैं। पहले का नाम है बाल और दूसरे का नाम है मोलोच। हेलो एवरीवन, यू वाचिंग अभिनव एक्सप्लेन्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज्यूज एंड जुडाइज्म, इनका नाम सुनते ही जो सबसे पहली छवि किसी के भी मन में आती है वो आती है एडोल्फ हिटलर की। और वो भी छवि नॉर्मल पर्सन के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं आती है, वो छवि आती है एज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर ऑफ द कंट्री जर्मनी। आज के बारे में बात करेंगे उन्हीं ज्यूज़ के बारे में और उनके रिलीजन जुडाइज्म के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिटलर सच में उतना बुरा था जितना कि हमारे हिस्ट्री की किताबों में हमें पढ़ाया गया है, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हिटलर का जन्म 1889 में ब्राउनआउ ऑस्ट्रिया में हुआ था, जहाँ पे अपने शुरुआती दिनों में एज एन आर्टिस्ट उसने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था, और फिर वर्ल्ड वॉर 1 में एज ए सोल्जर जर्मनी को सर्व किया था। उसी वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को मिली हार के बाद वो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया और एक्सट्रीम नेशनलिज्म के आइडियाज़ को स्प्रेड कर दिया। दरअसल 1920s और 1930s के बीच में जर्मनी में बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, और उसी समय का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके हिटलर ने अपनी पावरफुल स्पीचेस का यूज़ करके बहुत ही बड़ा पब्लिक सपोर्ट हासिल कर लिया। और इतना मासिव पब्लिक सपोर्ट गेन करने के बाद आखिरकार 1933 में वो चांसलर बन गया जर्मनी का, और चांसलर से ही देखते एक डिक्टेटर बन गया, एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर बन गया जर्मनी का, अंडर द नाजी पार्टी विथ लोगो वेरी आइडेंटिकल टू स्वास्तिक। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सुपीरियर आर्यन रेस पर बिलीव करती थी, और जीविश लोगों को और जुडाइज्म पर बिलीव करने वाले लोगों को वो नेशन के लिए थ्रेट समझती थी। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स उस देश में हो रही थी, यानी कि जर्मनी की जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनका जड़ वो जेविश लोगों को ही समझते थे। सुपीरियर आर्यन रेस के लोग वो होते थे जिनकी ब्लू आइज होती थी, ब्लॉन्ड हेयर्स होते थे और फेयर स्किन होती थी। यूरोप के कई देशों पर अपना शासन स्थापित करने के लिए हिटलर ने एग्रेसिवली अटैक किए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पे, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। इसीलिए एडोल्फ हिटलर को ही वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। सुपीरियर आर्यन रेस पर भरोसा करने की वजह से ही और जेविश लोगों को अपनी कंट्री की प्रॉब्लम समझने की वजह से ही वहाँ पे द ग्रेट होलोकॉस्ट इवेंट देखने को भी मिलता है, जहाँ पर लगभग 6 मिलियन ज्यूज की जान गई थी, यानी कि 60 लाख यहूदियों की जान चली गई। 30 अप्रैल 1945 में एडोल्फ हिटलर को मार दिया गया उसके बर्लिन में स्थित एक बंकर के अंदर। तो बात हो गई एडोल्फ हिटलर की। अब बात करते हैं जेविश लोगों के बारे में और उनके रिलीजन जुडाइज्म के बारे में। जेविश लोगों की बात करें तो इनकी हिस्ट्री चाहे एंशियंट टाइम में बात करें या फिर मेडिवल टाइम में बात करें या फिर करें मॉडर्न टाइम में बात, इनकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा कि जेविश लोगों ने जहाँ भी जा करके शरण ली, जिन भी कंट्रीज़ में, जिन भी किंगडम्स में जा करके ये सेटल हुए, वहाँ पर रहने की कोशिश की, उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज़, किंगडम्स और रीजन्स में से इनको एक्सपेल आउट कर दिया गया, यानी कि भगा दिया गया, ये कह करके कि ये उस कंट्री या फिर किंगडम या फिर रीजन के लिए एक कल्ट है। यानी कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनके पीछे जीविश लोगों का ही हाथ था। यदि कंबाइंडली बात करें तो किंगडम्स, रीजन्स और कंट्रीज मिला करके लगभग 100 से 110 जगहों से इन्हें एक्सपेल आउट कर दिया गया था, यानी कि भगा दिया गया था। अगर प्रोमिनेंट रीजन्स की बात करें कि क्यों ऐसा किया गया इनके साथ, ये रीजन्स निकल करके आते हैं कि रिलीजनल डिफरेंसेंसी बहुत ज़्यादा थी इनके अंदर, यानी कि इनके जो रिचुअल्स थे वो बहुत ही अलग थे और भी किसी रिलीजन के रिचुअल्स से। इनके रहने सहने का तरीका भी बहुत ही अलग था और सबके रहने सहने के तरीके से। पर ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को, एक स्पेसिफिक धर्म के लोगों को, जहाँ भी उन्होंने रहने की कोशिश की वहाँ से उन्हें भगा दिया गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर निजी घृणात्मक सोच हो सकती है? क्योंकि 100 से 110 जगहों से भगा दिए जाना और उन सभी लोगों की आइडियोलॉजी सेम नहीं हो सकती है, तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है जिसके बारे में पूरे विश्व को अभी पता नहीं है। इस वजह से किसी भी रीजन, किंगडम या फिर कंट्री ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। डेटा जानने के बाद ये तो साफ हो गया कि एडोल्फ हिटलर वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु ट्रीटेड ज्यूज इन दिस वे।
This behavior towards Jews was not something new in modern times. It has been prevailing from the ancient times. ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप सभी के मन में दो सवाल आए होंगे। पहला सवाल ये कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है प्रोमिनेंट बैक साइड में कि इतने ज़्यादा ज्यूइश एक्सपल्जन्स देखने को मिले इस दुनिया में। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ होगा कि क्या ये आज भी ज्यूज हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, और अगर हैं तो कितने हैं, और ये इस समय कहाँ पर रहे हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इन लोगों से रिलेटेड। लगभग 4 से 5 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि दे आर डेविल वर्शिपर्स, यानी कि ये एविल क्रिएचर्स की पूजा कर। दो देवताओं का नाम निकल के आता है एशियन टाइम से जिनको ये पूजते हैं। पहले का नाम है बाल और दूसरे का नाम है मोलोच। बाल को उपज, बारिश और युद्ध का देवता माना जाता था, और मोलोच को चाइल्ड सेक्रीफाइस और आग का देवता माना जाता था। और इन्हीं दोनों क्रिएचर्स की, इन्हीं दोनों डाइटीज की पूजा ज्यूज लोग करते थे, और जुडाइज्म में डाइटीज के रूप में इन्हें ही देखा जाता था। जैसा कि मैंने कहा कि मोलोच को चाइल्ड सेक्रीफाइसेस पसंद थे, तो दूसरा एलिगेशन भी यहीं से निकल करके आता है, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग इनके ऊपर लगाते रहे हैं कि ये क्रिश्चियंस के बच्चों को अगवा करके उनकी बलि मोलोच को चढ़ा दिया करते। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक कॉपर की बड़ी सी मूर्ति है जिसका जो बॉडी है वो इंसान का है और जो सर है वो बैल का है, और इसके अंदर किस तरह से आग जल रही है और इसमें लड़के को सेक्रीफाइस किया जा रहा है। एक चाइल्ड सेक्रीफाइस रिचुअल देखने को मिल रहा है। गौर से देखेंगे तो इसके पेट यानी कि एब्डोमिनल पार्ट पे आपको इल्यूमिनाटी का साइन भी देखने को मिलेगा। तीसरा बड़ा एलिगेशन इनके ऊपर ये लगता है कि ये सीक्रेटली पूरे वर्ल्ड मीडिया को और पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और इनका एब्सोल्यूट गोल ये है कि इस दुनिया के सारे रिलीजन्स को खत्म करके एक टिरानिकल गवर्नमेंट की स्थापना करना, यानी कि एक अत्याचारी शासन स्थापित करना। लास्ट एक और बड़ा एलिगेशन ये भी है कि जो भी वर्ल्ड के बड़े बड़े इंसिडेंट्स और इवेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि कोविड-19, 9/11, ये सारा ही ज्यूइश लोगों ने ही करवाया था, और कहीं ना कहीं इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के ये सारे काम। मैंने कहा था कि वीडियो का लास्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपसे ये भी कहा था कि लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं आपको। जब से एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है उसके काली करतूतों और कारनामों से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वहाँ पर छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ गलत कृत्य होते थे, उनके रेप किए जाते थे। कुछ केसेस में ये भी सामने आया है कि वहाँ पर कैनिबलिज्म भी परफॉर्म किया जाता था। कुछ कैनिबल्स भी वहाँ पर लोग थे, यानी कि इंसान का मांस खाने वाले लोग भी वहाँ पर कुछ मौजूद थे। और से देखें तो ये सारे ही काम सबसे वाहियात यानी कि सबसे अनैतिक कार्यों में आते हैं, और अनैतिक कार्य ही जेविश लोगों के डेविल डाइटी को बहुत पसंद है। 11 फरवरी को जब इस्लामिक रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए ईरान ने जब बाल की एक मूर्ति को आग लगा करके जला दिया था, उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि एक जॉइंट ऑपरेशन था अमेरिका और इजराइल का, उसके तहत ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ये कहकर कि वो वुमेन फ्रीडम को सपोर्ट करना चाहते हैं, और ईरान जो कि एक न्यूक्लियर थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, उसे डिसमिस करना चाहते हैं। पर बस एक सवाल मन में आता है कि क्या 11 फरवरी जिस दिन बाल की मूर्ति को जलाया गया था, क्या उससे पहले यूएसए को और इजराइल को वुमेन फ्रीडम की कोई चिंता नहीं थी? और सबसे डार्क बात यह है, 28 फरवरी को जो पहला अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, वो एक स्कूल के ऊपर हुआ था। स्कूल के ऊपर मिसाइल्स गिराई गई थी, और उस मिसाइल अटैक में लगभग 150 बच्चे मारे गए। बच्चों की बलि किसे पसंद है, ये भी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। मोलोच, राइट। एप्स्टीन आइलैंड पर एक टेम्पल भी देखने को मिला जिसके ऊपर 2 उल्लू की प्रतिमाएं थी, और उल्लू से अक्सर प्राचीन काल में मोलोच को रिप्रेजेंट किया जाता था। एक तरीके की पर्सनल मीटिंग भी होती है जिसका नाम क्रेमेशन ऑफ केयर है। वहाँ पर भी एक उल्लू के ही स्टैचू के सामने एक स्टैचू को जलाया जाता है और उसे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो जेविश एक्टिविटी। अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब के ऊपर कि क्या जेविश लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल मौजूद है। 75% ऑफ ऑल द इजराइलाइट्स आर जेविश पीपल, यानी कि इजराइल आज के समय में सबसे बड़ा जेविश देश है, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 75% ज्यूज लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इजराइल के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एहुद बुराक, और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है मोसाद। और एप्स्टीन आइलैंड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जेफरी एप्स्टीन भी एक जेविश कम्युनिटी, एक जेविश फैमिली से बिलोंग करता था, और उसके कनेक्शंस इजराइल से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उसके कनेक्शन इजराइल के फॉर्मर प्रेसिडेंट एहुद बुराक के साथ बहुत ही अच्छे थे, और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के साथ भी इसके रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे। उसने ही दुनिया भर के वर्ल्ड इलाइट्स को, अरबपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, प्रेसिडेंट्स को इन गलत गतिविधियों में शामिल। पहले जितनी ही यातनाएं जेविश लोगों ने झेली हैं इस दुनिया के द्वारा, आज वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर भी रहे हैं। 2025 के फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में
लगभग 50 जो बिलियनियर्स हैं वो जेविश लोग ही हैं, जो कि इजराइल से बिलोंग करते हैं सिंगल हैंडेड। मार्क जुकरबर्ग वो भी एक जेविश फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। अब कोइंसिडेंसेस देखिए कि एप्स्टीन आइलैंड में जो एप्स्टीन टेम्पल है उसकी भी कलर थीम ब्लू एंड वाइट। फेसबुक के लोगों की भी कलर थीम ब्लू एंड वाइट। एप्स्टीन आइलैंड पे मिले पिलो कवर्स और बेडशीट्स में भी मोस्टली कलर कॉम्बिनेशंस ब्लू एंड वाइट। WHO का जो लोगो है वो भी ब्लू एंड वाइट। गूगल पे आप लोग सर्च करिएगा कि ब्रॉन्ज सर्पेंट के बारे में, कुछ वैसा ही मिलता जुलता लोगो एग्जैक्टली WHO का है। तो क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट है? इलॉन मस्क, जो कि इस समय दुनिया के इस पूरे पृथ्वी के सबसे अमीर आदमी हैं मौजूदा समय में, उन्होंने भी बहुत बार ये कहा है कि मुझे जेविश बनना बहुत ही पसंद है और मैं जेविश हूँ तो नहीं, लेकिन आई एम एस्पिरेशनली जेविश। सैम एल्टमैन, जिन्होंने ओपन AI डेवलप किया था, वो भी एक जेविश फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एक कोइंसिडेंस इनके चैट GPT के लोगों में भी दिखता है। जब दो चैट GPTs के लोगों को हम ओवरलैप करेंगे उल्टा करके, तो वो सेम इजराइल के फ्लैग का जो लोगो है सेंटर में वैसा बनता है। क्या ये सब कुछ सिर्फ कोइंसिडेंस है? ये सारी बातें जानने के बाद क्या अभी भी आप ये मानने को तैयार हैं कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? मेरे हिसाब से कुछ तो अनयूजुअल जरूर है जेविश को लेके और जुडाइज्म में, तभी एंशिएंट टाइम्स से लेके मॉडर्न टाइम्स तक सबने इन्हें हेट किया है और एक मास एक्सपल्जन्स देखने को मिला है। ऐसी कोई भी और कम्युनिटी और रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसने इतने एक्सपल्शंस फेस किए हों जितने कि जेविश एंड जुडाइज्म से रिलेटेड लोगों ने फेस किए हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे टॉपिक के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।